ब्रिटेन में पिट्स विलियम पिट्स नाम का एक व्यक्ति जो काफ़ी कम उम्र का था, करीब 1780 ईस्वी में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंटर करता है, विलियम पिट्स। और 1783 में विलियम पिट्स जो है यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का बन जाता है। और फिर उसके बाद कुछ चेंजेस, और काफ़ी बड़ी चेंजेस वो लेकर आता है, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो पिट्स इंडिया एक्ट है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये एक्ट विलियम पिट्स 1783 में प्राइम मिनिस्टर बनता है ब्रिटेन का, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट, ये एक्ट विलियम पिट्स के नाम पे ही दिया गया है, क्योंकि विलियम पिट्स के आते ही विलियम पिट्स ने एक एक्ट लाया कुछ सुधार करने के लिए, तो इस एक्ट को नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने लायक जो इन्फॉर्मेशन है वो है ये कि विलियम पिट्स बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। विलियम पिट्स बन जाता है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर। विलियम पिट्स ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर कब बनता है? 1783 में। और उसके बाद वो लेकर आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट लाने के पीछे कुछ कारण थे, जैसे बाकी एक्ट को लाने के पीछे कारण है, वैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट को भी लाने के पीछे कुछ रीज़न है, कारण है। क्या था? सबसे पहले तो जो कुछ डिफेक्ट पाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, जो 1773 में आया और 1781 में आया, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत थी। तो इसलिए क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट को लाने की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहली चीज़ इस पिट्स इंडिया एक्ट में विलियम पिट्स ने क्या किया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो है उसके बीच में डिफरेंस बना दिया। मतलब अब कमर्शियल और पॉलिटिकल जो फंक्शन है कंपनी का वो अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। क्या? तो पहला जो चेंज लेकर आया क्या विलियम पिट्स, वो था पहला जो इसमें जो सुधार किया उसने, डिस्टिंग्विश्ड किया बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल functions of the company। ये पहला सुधार सजेस्ट किया इसमें। दूसरी चीज़ क्या किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है वो और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की गई इस एक्ट के माध्यम से। यहाँ पे विलियम पिट्स ने क्या किया कि सबसे पहली चीज़ तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के अलग कर दिए। दूसरा क्या किया, क्या कोशिश किया गया कि इंक्रीज किया गया, इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का, और भी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कैसे की गई? पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इससे पहले काम कर रही थी
जो कंपनी थी, कंपनी को रिस्पॉन्स करना होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 इन नंबर थी। ये 24 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो सारे डिसीजन लेते थे कंपनी के, जिस भी या वो कमर्शियल हो या पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी हो, वो इंग्लैंड में बैठकर सारे डिसीजंस लिया करते थे। यहाँ पे विलियम पिट्स ने सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश कर दिया कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को, और कंपनी को और भी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए इसने एक नई बॉडी को क्रिएट किया जिसका नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ से कहानी बदल जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया गया कि वो कमर्शियल अफेयर को मैनेज करेगी, और जो नया बॉडी क्रिएट किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, उसको विलियम पिट्स के इस एक्ट के द्वारा पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करने का पावर दिया गया। और जिसके कारण क्या हुआ कि अब यहाँ पे दो बॉडी काम करने लगी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो गवर्नर यहाँ पे काम कर रहे थे उनको दोनों को रिस्पॉन्स करना होता था। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट हो गया, जो कि काफ़ी समस्या पैदा करना इस डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, जैसा पहले भी हो चुका था। जैसा हम लोगों ने देखा है, रॉबर्ट क्लाइव ने निजामत और दीवानी फंक्शन क्रिएट करके डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किया था, वैसे ही यहाँ पे विलियम पिट्स ने दो बॉडी क्रिएट, एक तो पहले से आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, लेकिन और भी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। ओके, तो क्या हो गया, पहले तो क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या दिया गया, इसे दिया गया मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। अब जो पहले से एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, इसे सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स तक ही सीमित कर दिया गया। इसको बोला गया कि आप अब मैनेज करें सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को, मतलब अब पॉलिटिकल जो भी अफेयर्स होगा उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करेगी। जिससे क्या हो गया, अब ये दो बॉडी यहाँ पे तैयार हो गई। ये दोनों बॉडी मिलकर क्या हो गया, ये दोनों डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गया। डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट ये विलियम पिट ने कर दिया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दिए गए कि वो सुपरवाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा जितना भी ऑल द ऑपरेशंस जो भी रिलेटेड विथ सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ब्रिटिश लोगों के अंदर हैं, उससे रिलेटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस चीज़ को सुपरवाइज करेगा। इससे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस चीज़ को सुपरवाइज कर रहे थे, देख रहे थे, उन लोगों के हाथ में था। अब उनसे ये पावर छीन कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। ओके, तो ये क्या किया, इसे एम्पावर कर दिया, किसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट all operations of civil, military
और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इससे एक चीज़ समझ आ रहा है कि कंपनी के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता चला जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि इसने एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट करके कंपनी को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया। ठीक है, ये जो एक्ट है ये दो कारणों से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसमें सबसे पहला रीज़न है, ठीक है, एक्ट इम्पोर्टेंट फॉर टू रीजन्स। दो कारणों से ये एक्ट इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से वो दो कारण हैं? सबसे पहला जो कारण है वो कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, उसे पहली बार इन लोगों ने ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, मतलब अब ब्रिटिश की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो टेरिटरी है बोला। दूसरी बात कि इंडिया में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के अफेयर और यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम चल रहा था, इसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल जमा ली। इस कारण से ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं इस एक्ट के। पहला क्या है? पहला चीज़ तो कंपनी टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशन। मतलब अब जो यहाँ पे कंपनी की जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश टेरिटरी में तब्दील हो गई, मतलब बदल गई। दूसरा जो कारण इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट was given the supreme control over company affairs and its administration इन इंडिया। इस दो कारणों से ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो कंट्रोल था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कंपनी के ऊपर और उनके प्रोप्रिएटर्स का जो कंट्रोल था, उसको कम्प्लीटली देखा जाए तो यहाँ पे रिमूव यहाँ पे कर दिया गया और उनको सिर्फ कमर्शियल पावर दे दिया गया। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फंक्शन पे ही अपना जो भी नियम कानून जो भी बना सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनकी संख्या 24 थी और ब्रिटेन में बैठते थे ये लोग। ये कौन थे? ये वहाँ जो भी कंपनी के शेयर होल्डर थे उनके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुना जाता था। ठीक है, अब इनका काम क्या रह गया था? सिर्फ कमर्शियल अफेयर को ही ये लोग देख सकते थे। अफेयर्स ऑफ कंपनी। पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए जैसा हम लोगों ने बात किया कि नया बॉडी क्रिएट कर दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएशन हुआ। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में भी जान लेते हम लोग। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इस एक्ट के थ्रू। इनकी संख्या थी 6। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। और इसको प्रिसाइड जो किया जाएगा, प्रिसाइडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। मतलब एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पोस्ट क्रिएट किया गया जो इसको हेड करेगा। ओके,
इसका काम क्या क्या रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का? ये सिविल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स जो इंडिया के अंदर है उसको हैंडल करेगा, यहाँ पे मैनेज करेगा। ठीक है, तो इनकी संख्या 6 थी, तो 6 इन नंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो हेडेड बाय या प्रिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, प्रिसाइडेड बाय सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब एक पोस्ट क्रिएट किया गया। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे ये कैबिनेट मिनिस्टर होते थे ब्रिटेन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC। ओके, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या 6 इन नंबर, 6 इन नंबर है। इसको प्रिसाइड करेगा, प्रिसाइडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है। मतलब एक व्यक्ति जो इस 6 में से हुआ वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, अब उसके अलावा जो 5 जो मेंबर होंगे वो कौन कौन होंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो आपका हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया प्लस ये 1 मेंबर हो गए। 4 जो होंगे प्राइवी काउंसिलर होंगे, प्राइवी काउंसिलर्स होंगे, प्लस 1 जो एक जो होगा एक्स चेकर होगा। मतलब पूरी तरह से अब सिस्टम की शुरुआत हो गई थी क्या? ये जो एक्स चेकर होगा वो उसे नॉमिनेट किया जाएगा ब्रिटिश किंग के द्वारा। ठीक है, इसे नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश किंग या क्वीन जो भी है। ठीक है, ये मतलब पूरी तरह से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया उसका ये सिस्टम था। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 4 प्राइवी काउंसिलर्स होंगे और एक एक्सचेकर होगा। टोटल 6 इनकी संख्या है। इनका काम जो होगा, इनका काम क्या होगा, ये सारे मिलके क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, सुपरवाइज करेंगे क्या, सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये भी इंग्लैंड में ही है, ये इंडिया में नहीं है, ये भी बात याद रखें। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक क्रिएट कर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि और कंपनी पे कंट्रोल जमाना जो है इजी, आसान हो गया थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट किया गया था 1773 के एक्ट के थ्रू, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगा लॉ बनाने में। अब उसमें समस्या आ रही थी, हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था जब बंगाल का गवर्नर जो है जनरल वो डिसीजन लेता था, तो उसके लिए मिनिमम उसको 2 लोगों का समर्थन होना किसी भी लॉ को पास करने के लिए ज़रूरी होता था, जिससे बहुत बार दोनों के, इन लोगों के बीच में विवाद शुरू हो जाता था, तो समस्या उत्पन्न हो जाती थी। जिसलिए क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू, इसमें क्या किया गया, वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 4 मेंबर थे उस मेंबर को घटाकर 3 कर दिया गया, जिससे होगा क्या कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, अगर एक आदमी का भी अगर समर्थन होगा उसके फेवर में तो लॉ आसानी से पास कर पाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू एक और चीज़ किया गया, क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल members were reduced to
3, पहले 4 हुआ करते थे, अब यहाँ पे 3 कर दिया गया। ठीक है, अब क्यों किया गया ये मैंने बता दिया है। अब यहाँ एक और चीज़ किया गया कि गवर्नर जनरल को यहाँ पर वीटो पावर भी दे दिया गया, मतलब किसी भी एक्ट के ऊपर अब गवर्नर जनरल वीटो का यूज़ कर सकता था। वीटो क्या होता है, किसी एक्ट को पास करना है तो गवर्नर जनरल उस को अगर ये चीज़ पसंद नहीं है वो एक्ट, तो वो उसे अपने पास मतलब सुरक्षित रख सकता है और उस एक्ट को पास नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल गॉट वीटो पावर। वीटो पावर गवर्नर जनरल को इस एक्ट के थ्रू दे दिया गया। सेम चीज़ देखा जाए तो मद्रास और बॉम्बे में भी क्रिएट किया गया था, वहाँ पे भी काउंसिल मेंबर बनाए गए थे 4-4 लोगों का वहाँ के गवर्नर को असिस्ट करने के लिए। और तो वो जो लोकल लेवल पे जो भी कानून वगैरह बनाए जाते थे तो वो काउंसिल मेंबर के साथ मिलकर वो बनाते थे। तो वहाँ भी इस मेंबर की संख्या 4 हुआ करती थी, तो इसे भी घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, प्रोविंशियल लेवल काउंसिल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे were also reduced to 3। 3 में इन लोगों को भी 3 कर दिया गया। इस एक्ट के थ्रू एक और चीज़ की गठन की गई, कमांडर ऑफ चीफ का गठन भी किया गया। ठीक है, ऑल्सो अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ। अब यहाँ पे और क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो है उसे पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर सुपरविज़न में ले आया गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट कर दिया गया था। कोई वैसा कंपनी से रिलेटेड डिसीजन है तो वो ले पाती, लेकिन अगर कोई वैसा डिसीजन जैसे डिक्लेयर अ वार, पीस, डिप्लोमेसी और रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड जो भी डिसीजन थी, अब ये काउंसिल खुद से नहीं ले सकती थी, इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजना पड़ता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के परमिशन के बगैर इन चीज़ों पर वो डिसीजन नहीं ले सकती थी। इससे पहले क्या होता था कि कहीं पे वार करना है, कहीं कुछ भी करना है, तो वो अपने हिसाब से देख लेते थे। दे वर वर्किंग इंडिपेंडेंटली बिफोर दैट। तो इसमें और क्या हुआ कि काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन इन मैटर ऑफ war, peace, डिप्लोमेसी और रेवेन्यू मैटर। इन सारे चीज़ों पे अब खुद से ये डिसीजन ये लोग नहीं ले सकते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की रजामंदी होनी बहुत आवश्यक हो चुकी थी। अब यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन हो गए थे पहले ही। लेकिन यहाँ पे अब क्लियर टोन में दिख रहा था कि गवर्नर जो बॉम्बे के और मद्रास के हैं
वो अधीन हो चुके हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। उनको उनकी तो पूरी तरह से जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पावर छीन लिया गया वार, पीस और डिप्लोमेसी, रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड, वैसे ही बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर का भी पावर पूरी तरह से छीन लिया गया। अब वो फ्री नहीं थे वार डिक्लेयर करने में या फॉरेन पॉलिसी या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएट करने में। मतलब जैसा चीज़ सेंट्रल लेवल पे किया गया वैसा ही आपको प्रोविंशियल लेवल पे भी किया गया। अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक पहले से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर के अलावा एक और बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्रिएशन किया गया इस एक्ट के थ्रू। अब ये दो टाइप का डुअल गवर्नमेंटशिप की शुरुआत हो गई, जिसमें गवर्नर जो है वो दो मास्टर के अंदर काम कर रहा था। मतलब एक तो उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी जवाब देना था, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी देना था। तो कहीं ना कहीं ये मुसीबत एक फिर से शुरू हो गई थी गवर्नर के लिए, और कंपनी के लिए यहाँ काम कर पाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। हम लोगों ने देखा कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या किया गया, कैसे किया गया, लेकिन इसमें जो समस्या आ रही थी इसको सुधार करने के लिए एक्ट और लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि कमांडर इन चीफ का गठन 1784 के एक्ट के थ्रू कर दिया गया था, लेकिन कमांडर ऑफ चीफ को ये लोग अपॉइंट करते थे। डुअल गवर्नमेंटशिप वॉज क्रिएटेड। इसमें बहुत डिफिकल्ट हो रहा था काम करना। गवर्नर जनरल जो हैं वो बदलने वाले थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाए, लेकिन कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने से पहले कुछ डिमांड रखे कि अगर ये डिमांड को पूरा किया जाता है तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए तैयार हैं। इसी डिमांड से रिलेटेड 1786 का एक्ट लाया गया। ठीक है, तो एक्ट ऑफ 1786 में एक एक्ट आया जो खासकर लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड ही थे। ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed as the governor जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लेकिन उसने दो डिमांड रखे हैं। ठीक है, ही प्लेस्ड टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट द पोस्ट। पोस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले दो डिमांड रखे। वो दो डिमांड क्या थे? सबसे पहला डिमांड था कि उसे पावर दिया जाए, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को या गवर्नर जनरल को पावर दिया जाए। क्या पावर दिया जाए? कि वो किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सके ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल। किसी भी स्पेशल केस में जो भी डिसीजन होगा उसके काउंसिल का, उसको ओवरराइड करने का पावर इसको चाहिए था। दूसरा पावर इससे क्या चाहिए था कि कमांडर इन चीफ दूसरा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, ये खुद कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट लेना चाहते थे। तो ये दो सुधार किए गए। ठीक है, तो क्या हुआ? इससे पहले ओवरराइड करने का पावर किसी भी गवर्नर जनरल को नहीं था। यहाँ पे दिया गया दो पावर। कौन कौन से? पहले, ही शुड बी गिवन, दो डिमांड थे जिसे पूरा किया गया। गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब किसी भी स्पेशल केसेस में ये खुद आज़ाद थे बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए। ऐसा इन्होंने पावर की डिमांड की जो इन्हें
दिया गया। दूसरा, ये कमांडर इन चीफ भी यही रहेंगे, दूसरे किसी को नहीं बनाया जाएगा। ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। इन सारे शर्तों को मान लिया गया। इन दोनों शर्तों को जो भी कॉर्नवालिस के द्वारा रखे गए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर इंडिया में आए। एक्ट आएगा, उसे हम लोग चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। चार्टर्ड एक्ट में सबसे पहला जो हम लोग चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, वैसे चार्टर्ड एक्ट तो पूरे 4 आए थे। चारों चार्टर्ड एक्ट को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल चार्टर्ड नाम से चार्टर्ड जो एक्ट हैं वो 4 आए थे। कितने? 4। एक 1793 में आया था, दूसरा 1813 में, तीसरा 1833 में, और लास्ट वाला जो था 1853 में आया था। ये 4 चार्टर्ड एक्ट लाए गए थे। ठीक है, तो चार्टर्ड एक्ट में सबसे पहला अब हम लोग चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 को पढ़ेंगे। चार्टर्ड एक्ट 1793 मतलब 1793 में जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस एक्ट में कंपनी के कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से रिलेटेड कोई भी बदलाव इसमें नहीं किए गए थे। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर बोल दिया गया था इस एक्ट में कि कंपनी जो है वो सॉवरेन नहीं है, मतलब उसका वो पूरा अधिकार अब उसका नहीं है किसी भी तरह से। जो कंपनी पावर जो अब एक्सरसाइज कर रही है इंडिया के अंदर, वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में, मतलब उसके अंतर्गत यहाँ पे पावर जो का यूज़ वो कर रही है। और ये कंपनी अब लाइक अ ट्रस्टी बन गई है, मतलब अब कंपनी का देखा जाए तो कोई भी अस्तित्व नहीं है कहीं ना कहीं। तो क्या बोला गया इस एक्ट में कि एक्ट डिक्लेयर कर दिया क्या कि द एक्ट डिक्लेयर्ड दैट कंपनी इज नॉट सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब सप्रभुता, जो मतलब पूरा अधिकार कुछ भी यहाँ करने का, सॉवरेन नहीं है। जो पावर यूज कर रही है कंपनी, द पावर विच कंपनी इज एक्सरसाइजिंग is on behalf of ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और कंपनी जो क्या है, कंपनी मेनली अ ट्रस्टी है। ठीक है, इज लाइक अ ट्रस्टी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन की ट्रस्टी के रूप में यहाँ पे अब कंपनी है। इन लोगों का ये कहना था। यहाँ पे एक और चीज़ किया गया कि गवर्नर का जो पावर था उसको बढ़ा दिया गया, जैसा कि ओवर राइडिंग पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा मांगा गया था 1786 में कि अगर बनते हैं तो ये पावर हमें दिया जाना चाहिए। तो ये पावर जो था आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल होंगे उनके लिए भी इस पावर को फ्री कर दिया गया कि अब वो भी इस पावर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या किया गया, गवर्नर पावर इंक्रीज्ड, ओवर राइडिंग पावर को इंक्रीज कर दिया गया। हम लोग इससे पहले देखे हैं कि ओवर राइडिंग पावर कहाँ से आया। ओवर राइडिंग पावर गिवन टू
ऑल फ्यूचर में जितने भी गवर्नर आएंगे सबके लिए सबको दे दिया गया गवर्नर जनरल, किस लिए? फॉर एंड और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज को भी दे दिया गया एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसके पावर को और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पावर को इंक्रीज करके। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो एकदम पूरी तरह से बॉम्बे और मद्रास के ऊपर कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, इसमें एक और चीज़ क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया कंपनी के मोनोपोली को, जो ट्रेड यहाँ कर रही थी वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया कि 20 साल तक और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के अंदर ट्रेड करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया, जैसा कॉर्नवालिस का कहना था कि वो कमांडर इन चीफ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को बदल दिया गया कि कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया, कमांडर इन चीफ नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल्स unless he was appointed for this purpose। जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं होगा। अब यहाँ से एक और चीज़ किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड के अंदर बैठती थी और उसका जो स्टाफ था उसका जो पेमेंट है इंडियन रेवेन्यू से करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ क्या किया कि मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी, अब बोला गया कि अब यहीं से पे किया जाएगा उसे, उसका जो भी पेमेंट होगा पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू से अब इन लोगों का पेमेंट होना शुरू हो गया। अब यहाँ एक और चीज़ हुआ कि यहीं से बिगनिंग शुरू हो गया रिटेन लॉ का। अब यहाँ से जो भी लॉ लिखा जाएगा वो लिखित तौर पे किया जाएगा। यहाँ से सेपरेट एक और चीज़ को कर दिया गया, रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन जो था उन दोनों फंक्शंस को अलग कर दिया गया और कंपनी को अलाउ किया गया लाइसेंस को इशू करने का किसी भी पर्सन्स को इंडिया के अंदर और एज वेल एज और अपने खुद के एम्प्लॉय को भी लाइसेंस इशू कर सकता था ताकि वो लोग अपना खुद का एक प्राइवेट ट्रेड कर सके, जिसे कंट्री ट्रेड के नाम से भी जाना गया। और ये कारण बना ओपियम ट्रेड जो चाइना के साथ था उसको इंक्रीज करने का बहुत बड़ा ये कारण बना। ठीक है, तो क्या किया इसने, इसमें एक तो पॉइंट ये लिख ले कि
अब यहाँ से रिटेन लॉ का शुरुआत हो गया। बिगिनिंग विथ द गवर्नमेंट बाय रिटेन लॉज। और क्या किया कि रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। सेपरेटेड रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शन, इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है। और क्या किया गया कि कंपनी को पावर दे दिया गया कि वो लाइसेंस इशू कर सकती है किसी भी पर्सन को, अपने एम्प्लॉय को भी, और इंडिया में किसी पर्सन को, कि वो प्राइवेट ट्रेड कर सके। जिसने क्या किया कि ओपीएम का ट्रेड जो है चाइना के साथ बढ़ा दिया। ठीक है। क्या हुआ, कंपनी वाज allowed to issue license to person in India और इट्स ओन एम्प्लॉय को भी। इस चीज़ के लिए टू कैरी ओन ट्रेड, अपना ट्रेड करने के लिए। और इसे बोला गया नोन एज कंट्री ट्रेड के नाम से इसे जाना गया, कंट्री ट्रेड। ये क्या किया कि इंक्रीज कर दिया इस चीज़ को, इंक्रीज ओपीएम ट्रेड विथ चाइना के साथ ओपीएम ट्रेड को, ये चीज़, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दिया। ठीक है। तो क्या क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि ये जो एक्ट था, डिक्लेयर किया कंपनी को कि वो सॉवरेन नहीं है। ओवर राइडिंग पावर जो दिया गया था 1786 में, उसको बढ़ाकर आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सभी के लिए बढ़ा दिया गया कि वो भी अब यूज़ कर सकते हैं ओवर राइडिंग पावर को। एक्सटेंड कर दिया गया ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए। और कंपनी का कमांडर इन चीफ जो है उसको बोला गया कि अब वो मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल का जब तक उसे उस चीज़ के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। एक और चीज़ बोला गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ को अब इंडियन रेवेन्यू से ही पेमेंट किया जाएगा। यहाँ से रिटेन लॉ की शुरुआत भी हो गई और रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है। और कंपनी को अलाउ कर दिया गया कि वो किसी को भी लाइसेंस इशू कर सकती थी, इंडिया को भी और अपने एम्प्लॉय को भी। किस चीज़ के लिए, अपना खुद का ट्रेड करने के लिए। इसको नाम दिया गया कंट्री ट्रेड। और इस चीज़ ने इंक्रीज कर दिया ओपीएम ट्रेड चाइना के साथ को बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा। 1793 के एक्ट के बाद जस्ट 20 सालों के लिए जैसा कि कंपनी के मोनोपोली को बढ़ा दिया गया था, तो उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि अगला एक्ट लाया गया। और ये जो एक्ट लाया गया, ये एक्ट आपका चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 मतलब 1813 में जस्ट आफ्टर 20 साल के बाद अगला एक्ट लाया गया। ठीक है। ये चार्टर्ड एक्ट में हुआ क्या था कि इसे 20-20 साल के लिए कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को बढ़ाया जा रहा था। तो पहला जो चार्टर्ड एक्ट आया 1793 में, उसके बाद अगला जो चार्टर्ड एक्ट आया वो आया आपका 1813 में। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। ठीक है। चार्टर्ड, ठीक है। अगला जो एक्ट आया चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, 1813। 1813 में अगला चार्टर्ड एक्ट आया जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 सालों के बाद।
ठीक। तो 1813 में जो एक्ट आया इसमें क्या क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या हुआ कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसको ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से। मतलब कि अब कोई भी ब्रिटेन के अंदर जो कंपनी है वो भारत में अगर ट्रेड करना चाहती है तो वो आकर यहाँ पे ट्रेड कर सकती है। इससे पहले कंपनी को मोनोपोली था कि दूसरी और कोई कंपनी यहाँ पे आकर ट्रेड नहीं कर सकती थी। तो 1813 के एक्ट में सबसे पहला जो काम किया गया, कंपनी के मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। और क्या हुआ, इसमें पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया गया था मोनोपोली को ट्रेड के। उस कुछ चीज़ों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको बरकरार रखा गया था कि सिर्फ उस चीज़ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। जैसे कि चाय, मतलब टी का जो ट्रेड होगा वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई कंपनी नहीं करेगी। दूसरा, ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ भी जो ट्रेड है वो किसी और कंपनी को इसका परमिशन नहीं दिया गया कि वो ट्रेड करे। मतलब अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ मोनोपोली बची हुई थी जो कि टी और ट्रेड विथ चाइना के साथ थी। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग लिखते हैं कि ये क्या किया, अबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। और क्या, नाउ इट was thrown open to all ब्रिटिश मर्चेंट। मतलब अब यहाँ से कोई भी जो ब्रिटिश मर्चेंट है वो यहाँ पे आके ट्रेड कर सकता था, लेकिन कुछ चीज़ों पर मोनोपोली बरकरार रखा गया, जैसे कि मोनोपोली ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना was not abolished। इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया गया, मतलब अभी भी कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली बची हुई थी, लेकिन कुछ ही चीज़ों पे। क्या, इट asserted sovereignty of British crown over the company territories इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जितना भी कंपनी का टेरिटरी था उस पर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से अपना अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपना अधिकार जमा दिया। ठीक है। यहाँ एक और चीज़ किया गया कि इसी एक्ट के तहत जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको भी परमिशन दे दिया गया कि वो अब इंडिया में आए और यहाँ के लोगों को इनलाइटन करें। आप बोल सकते हैं कि अपना धर्म का प्रचार करने का भी परमिशन उन लोगों को पूरी तरह से इस एक्ट के थ्रू दे दिया गया। ठीक है। तो क्या हुआ, अलाउड क्रिश्चियन
missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. ओके। और क्या हुआ कि इसमें एक तो क्रिश्चियन मिशनरी को परमिशन दे दिया गया कि अब वो यहाँ आकर अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया। यहाँ जो लोग रह रहे थे, यहाँ के जो इन्हेबिटेंट्स थे, जो पहले से मतलब यहाँ के जो लोग थे, उन लोगों के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने का, उस चीज़ को पढ़ाने का भी यहाँ से शुरुआत कर दिया गया। ओके। और कहीं ना कहीं रिवाइवल ऑफ इंडियन साइंस लिटरेचर का जो रिवाइवल का भी कहानी यहीं से शुरू किया गया इन लोगों के द्वारा। क्या किया गया इस एक्ट के थ्रू? प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन among the inhabitants of the British territories in India। मतलब इंडिया के अंदर जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन का फैलाव इन लोगों ने शुरू किया। यहाँ एक और चीज़ आप ऐड कर ले कि रिवाइवल ऑफ इंडियन साइंस लिटरेचर की भी शुरुआत यहाँ से इन लोगों ने किया। रिवाइवल ऑफ इंडियन साइंस लिटरेचर, ठीक है। और यहाँ लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे पूरी तरह से पावर दे दिया गया कि वो इम्पोज कर सकती है, मतलब टैक्स लगा सकती है किसी भी पर्सन के ऊपर। और अगर टैक्स नहीं पे करते हैं वो लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है, उन्हें पनिश भी कर सकती है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को भी यहाँ पे पावर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। ऑथोराइज्ड लोकल गवर्नमेंट in India to impose taxes on persons, okay, or they could also punished they could also punish for not paying टैक्सेस। अगर टैक्स नहीं पे करेंगे या जो जिन लोगों पे लगाया गया लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। 1 लाख रुपए का एलोकेशन किया गया एजुकेशन के लिए इसी एक्ट के थ्रू। क्या हुआ? मेड एलोकेशन फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन साइंस लिटरेचर। मतलब इंडिया अब कितना रुपए? यहाँ पे 1 लाख
1 लाख फॉर इंडियन एजुकेशन के लिए एलोकेट कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट जो थी उसके पावर को यहाँ पे कुछ इंक्रीज थोड़ा सा किया गया। यहाँ पे मतलब इससे पहले क्या हुआ था कि यहाँ जो लोग काम कर रहे थे कंपनी के, उन लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकती थी, और और ख़ासकर उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में। लेकिन अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पावर को इंक्रीज़ किया गया थोड़ा सा, और कहा गया कि जो यूरोपियन यहाँ पे रह रहे हैं और जो ब्रिटिश सिटीजन्स यहाँ पे रह रही है, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अब कार्रवाई कर सकती है। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट अब उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेगी। इंक्रीज्ड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रायल द केस related to यूरोपियन एंड ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश और यूरोपियन सिटीजन से रिलेटेड जो भी केस होगा उसके ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ट्रायल कर सकती है ब्रिटिश सिटीजन। रेवेन्यू को सेपरेट किया गया, कमर्शियली और ब्रिटिश पोसेशन। मतलब रेवेन्यू जो ब्रिटिश पोसेशन, जो रेवेन्यू जो इंडिया के अंदर जो टेरिटरी से रेवेन्यू आ रही थी वो, और कमर्शियल चीज़ों से जो रेवेन्यू आ रही थी, दोनों को यहाँ पे अलग कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ, रेवेन्यू सेपरेट कर दिया गया, कमर्शियल अलग और ब्रिटिश पोसेशन का अलग कर दिया गया। एक को नाम दिया है कमर्शियल वाला और दूसरा ब्रिटिश पोसेशन। ठीक है, अब यहाँ इस समय हो क्या रहा था, 1740 का जो समय था, उस समय यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, और 1812 आते आते ब्रिटिश जो है पूरे दुनिया में इंडस्ट्रियल नेशन बन के उभर के आया। मतलब 1740 में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई, और 1812 में ब्रिटेन जो है वो पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल नेशन बन के उभरता हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा उभरता हुआ इंडस्ट्रियल नेशन बन के सामने आया। इससे क्या हुआ, इस चीज़ से रिलेटेड इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। उनका जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी जिस भी तरह की, उनमें पूरी तरह से गिरावट देखने को धीरे धीरे हम लोगों को मिलने लगा। क्या बहुत भारी मात्रा में जो प्रोडक्ट था वो ब्रिटेन से इंडिया में आना शुरू कर दिया। ओके, और इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उसके साथ compete नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ, परेशानियां बढ़ते चली गई, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ था। तो वहाँ ये लोग क्या करते थे कि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पर उस चीज़ को अपने फैक्ट्री में बनाकर सस्ते रेटों में लेकर इंडिया में लाकर डंप कर देते थे, और उसकी रेट इतनी कम रखते थे कि इंडिया की जो कंपनी थी उसी प्रोडक्ट को यहाँ बनाकर उसके साथ compete नहीं कर पाती थी। तो यहाँ से इंडियन जो इंडस्ट्री है उसकी गिरावट में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में गिरावट देखने को हम लोगों को मिला। ये थी यहाँ कुछ चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 की जो भी चीज़ 1813 में लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो इंफॉर्मेशन इस एक्ट में थी। अब यहाँ इसके बाद चार्टर्ड एक्ट आता है कंटिन्यूसली, क्योंकि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 में फिर से 20 साल के लिए कंपनी की जो मोनोपोली है उसको बढ़ा दिया गया था।
तो अगला चार्टर्ड एक्ट 1833 में आना था, जो अगला चार्टर्ड एक्ट 1833 में आया, जिसे हम लोग पढ़ेंगे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के नाम से।